बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपके सामने खबर रखते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर इसी वीलॉग में आपको बताएंगे कि दो और अहम शख्सियात ने अहम वाकयात में जस्टिस काजी फाइज ईसा को झूठा करार दे दिया है। जी हां, दो और लोगों ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सपोज कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा आजकल मंदिर का वो घंटा बने हुए हैं जिनको जाते हुए हर कोई बजा कर निकल जाता है, लेकिन जाहिर है उनके अपने किए हुए काम हैं जिसकी वजह से वो आजकल यहां तक पहुंचे हुए हैं। पहली खबर इसी से रिलेटेड रखेंगे कि जस्टिस जिलानी, जी हां, जस्टिस जिलानी जिनको एक रुकनी कमीशन के लिए काजी फाइज ईसा की अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ ने नामजद किया था और काजी साहब ने उनके बारे में अदालत के बेंच पर बैठकर झूठ बोले। जी हां, गलत बयानी की, झूठ बोले। हाल ही में जो आपने 6 रुकनी जजेस का, जो 6 जजेस का जो खत था उसके ऊपर 7 रुकनी बेंच की समाअत देखी। बराह रास्त समाअत के अंदर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से जस्टिस जिलानी इस एक रुकनी कमीशन को छोड़कर चले गए। याद कीजिए, हमने उसी दिन आपको वीलॉग में बताया था कि यह दुरुस्त नहीं है क्योंकि काजी साहब ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये हमने आपको बताया था। अगर जस्टिस जिलानी के जवाब को दुरुस्त तरीके से पढ़ें तो उन्होंने काजी साहब को एक्सपोज कर दिया और बताया कि उनका नाम कहीं पर भी फुल कोर्ट के अंदर डिस्कस नहीं हुआ था और फुल कोर्ट की एंडोर्समेंट इसमें शामिल नहीं। और उन्होंने तमाम जब टीओआरस पढ़े हैं तो वो नहीं समझते कि इस कमीशन को हेड करना उनके हिसाब से इखलाकी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है। वो इस वजह से इस कमीशन को छोड़ के गए हैं। बहरहाल अब जो खबर हमने आपको दी थी एग्जैक्टली वही खबर अब दे रही हैं महर बुखारी साहबा, और महर बुखारी साहबा की टेलीफोन पर बात हुई है जस्टिस जिलानी के साथ और जस्टिस जिलानी साहब ने महर बुखारी को एग्जैक्टली वो बात बताई है जो आज से 2 दिन पहले हम आपको अपने वीलॉग में बता चुके हैं कि जस्टिस जिलानी के जाने की असल वजह क्या है। जस्टिस जिलानी ने महर बुखारी को भी यही बताया है कि मैं टीओआरस की वजह से गया हूं, फुल कोर्ट में कोई मेंशन नहीं था। मैं कानूनी तौर पर समझता हूं कि बेंच, ये जो एक रुकनी कमीशन था, ये इसका काम नहीं था। इससे अदालत की इंडिपेंडेंस और जजेस की जो तौकीर है उसके ऊपर फ़र्क पड़ना था। तो मैं मेरिट के ऊपर मैंने ये फैसला किया है। ये इंसाफ और कानून की मैंने बात की है। मेरे ऊपर किसी सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं था, मेरे ऊपर अपने ज़मीर का प्रेशर था, इखलाकियात का प्रेशर था, जिसकी वजह से मैंने इनकार किया है तमाम डॉक्यूमेंट्स और टीओआरस को पढ़ने के बाद। तो काजी फाइज ईसा साहब को इवन इसी एक चीज़ पर रिज़ाइन कर देना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से जस्टिस जिलानी से भी एक झूठ मंसूब करके अदालत के अंदर ऑफिशियली बेंच के ऊपर बैठे हुए गलत बयानी की। तो अब जस्टिस जिलानी ने भी उन्हें एक्सपोज किया। इसके साथ ही एक और उनके करीब तरीन माजी में समझे जाने वाले सहाफ़ी जिन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया, जी हाँ, असद तूर की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक नई स्टोरी ले आए हैं वो, और उन्होंने इंकिशाफ किया है कि बल्ले का निशान छीनना काजी साहब के साथ एक डील थी। असद तूर बताते हैं कि असल में मरियम बाजी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ, और चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से 2 लोग थे उस मुलाकात में। इन 5 लोगों की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर यह तय किया गया कि इमरान खान से बल्ले का निशान हर सूरत छीनना है, उसके लिए काजी साहब को ऑन बोर्ड किया जाए। फिर चौधरी निज़ामुद्दीन के लोगों की काजी साहब के साथ मुलाकात हुई और काजी साहब से यह तय हुआ कि आपको एक्सटेंशन दी जाएगी और बदले में आपके जो मुखालफिन, आप जिनको खुद मुखालफिन समझते हैं, वो पता नहीं थे कि नहीं थे, बहरहाल जस्टिस नकवी, मज़ाहर अली अकबर नकवी, और उसके साथ साथ आपको पता है कि 10 जनवरी को जस्टिस मज़ाहर अली नकवी गए थे सुप्रीम कोर्ट से और 11 जनवरी को रिज़ाइन कर दिया था जस्टिस एजाजुल एहसन ने, क्योंकि उनके साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बनती नहीं थी। तो इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि हम आपको इन दोनों का सर पेश करते हैं और उसके साथ साथ 3 साल की एक्सटेंशन, और उसके बदले में आप बल्ले का निशान छीनेंगे। असद तूर के मुताबिक इस बात के ऊपर काजी साहब ने सौदा किया और फिर रात 11 बजे वो पिटीशन फाइल की गई, रातों रात टेकअप की गई और फिर काजी साहब ने बल्ले का निशान छीना। तो इन 2 लोगों ने काजी साहब को मंदिर का घंटा बनाकर
बजा दिया है। और मुझे ये लग रहा है कि काजी साहब अब मंदिर के सामने लगा हुआ घंटा ही है, कोई ना कोई गुजरते हुए उसको बजाता रहेगा और रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वहाँ से टन टन की आवाज़ें आती रहेंगी। उसकी वजह यह है कि काजी साहब ने अपनी लेगेसी, जो कभी थी नहीं लेकिन चलें झूठ सच जो भी बनाई थी, उसकी तबाही फेर दी है। जस्टिस जिलानी और असद तूर साहब ने ही नहीं ये काम कहा, बल्कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हसनात मलिक साहब ने भी, जो इनके बड़े करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी थे, उन्होंने भी बहुत गहरे सवालात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर उठा दिए। काफ़ी सारी खबरें हैं और इससे हम तेज़ी के साथ चलेंगे ताकि आपको तमाम खबरें आज की दी जा सकें। अगली खबर ये है कि शब्बर जैदी साहब ने कहा है कि ये जो SIFC बनी हुई है, एक एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो ये तमाम चोर ग्रुप है, शहबाज शरीफ एंड को, इन्होंने मिलकर एक SIFC बनाई है और कहा था कि $25 अरब यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे। शब्बर जैदी साहब ने यह कहा है कि ऐसा होता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। जो मुल्क के इन्होंने मौजूदा हालात किए हुए हैं उसमें तो लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से होनी है। फिर उसके बाद अगली खबर आपके सामने हम पाकिस्तान के एक और मायानाज इदारे जो इकोनॉमिक्स के बारे में रिसर्च करता है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर रहेगा। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल पाकिस्तान को $120 अरब चाहिए, जो उनको हर सूरत चाहिए अपने कर्जे वापस करने के लिए और दूसरे काम करने के लिए। $120 अरब अब पाकिस्तान को कहाँ से मिलेंगे? इन हालात के अंदर पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, जिससे गुर्बत भी बढ़ेगी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। सिर्फ वही ये बात नहीं कर रहे, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो डॉक्टर हफीज़ पाशा भी, जो आयशा गौस पाशा साहबा के हस्बैंड हैं, आयशा गौस पाशा नून लीग की अहम रुकन है, डॉक्टर हफीज़ पाशा जो हैं वो ये फरमा रहे हैं, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो ये कह रहे हैं कि इसी साल, जी हाँ, इसी साल 1 करोड़ और पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। टोटल 11 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे होंगे। 5 से 6% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाएगी। ये बहुत बड़ा नंबर वो दे रहे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, और वो बता रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की 50 साल तारीख़ में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में एकदम से गुर्बत और बेरोज़गारी नहीं हुई जितनी इस साल में हो रही है और इससे पिछले साल में हुई है। ये बहुत ही परेशान कुन ख़बरें हैं, लेकिन आपको देनी है, अब ये सच है तो और क्या करें। अच्छा जी, उमर सरफराज चीमा, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। हमने पहले भी उनके लिए आवाज़ उठाई है, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उमर सरफराज चीमा जैसे जो वर्कर्स हैं उनके लिए अमूमी तौर पर आपने कम आवाज़ उठती हुई देखी होगी। मैं पहले भी बार बार बताया है कि इस तरह के लोग जो हैं वो ग्रुपिंग नहीं करते, वो हाइनाज की तरह ग्रुप के अंदर एक रेवड़ बनाकर उसके अंदर अपना काम नहीं डालते। वो एक फ़िक्री तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रिए पर खड़ा होने वाला शख्स है, कुर्बानी दे रहा है, मुश्किल तरीन जेल काट रहा है। उनका एक बाजू पहले ही काम करना छोड़ चुका है। 4 महीने पहले उन्होंने डॉक्टर से इलाज की रिक्वेस्ट की थी, 4 से 5 महीने पहले इजाज़त नहीं मिली उन्हें। शायद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गैंग्रेन भी हो चुकी है, और मुझे अब नहीं पता कि उनकी, मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ, उनकी इस टाइम जो मेडिकल सिचुएशन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको व्हीलचेयर के ऊपर बहुत ही बुरे हालात के अंदर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और हमारी इस्तदा ये है कि इस तरह का जो अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, जिसने हमेशा पाकिस्तान के अंदर कभी किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की, उसने हमेशा पाकिस्तान को कुछ दिया है, लिया नहीं, इस शख्स को फ़ौरन ज़मानत पर रिहा किया जाए और उसको अपने घर वालों के साथ अपना इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए, जो उसने पाकिस्तान के हॉस्पिटल से ही करवाना है, नवाज शरीफ की तरह बाहर से तो नहीं करवाना। बहरहाल ये एक जो ख़बर थी वो आपके साथ शेयर करनी थी, जो उमर सरफराज चीमा साहब के बारे में। फिर मतियुल्लाह जान साहब, हमने आपको कहा था 3 लोगों ने मंदिर का घंटा बजाया, चौथे ने भी बजाया, माज़रत में भूल गया, मतियुल्लाह जान साहब ने भी बजाया है। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा और अटॉर्नी जनरल का गठजोड़ था। ये जो केस 6 जजेस के
ख़त के बारे में सुना, जैसे ही कोई ख़त पढ़ने लगता था तो काजी साहब उसे रोक देते थे और कहते थे इंसिडेंट्स पर बात नहीं करें, आगे बात करें। फिर वो कहते हैं कि जजेस के घरों के अंदर कैमरे लगने, उनकी बेगमात के साथ उनकी वीडियोस बनने का मामला काजी साहब को 1 साल पहले का पता है, और काजी साहब ममनुआ बोर के असले के बारे में ख़त तो लिख देते थे कि लोगों को ममनुआ बोर का असला दें या ना दें, इस बारे में तो ख़त चीफ जस्टिस को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को लिख देते थे। तो ये जजेस के घर के अंदर लगने वाले कैमरे के बारे में क्यों नहीं बोले? ये बिल्कुल मुनाफकत थी और पूरी की पूरी मुनाफकत थी, और इस केस को भी काजी साहब ने हर सूरत दबाने की कोशिश की है और ये बहुत बड़ी मुनाफकत की है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने। गार्डियन अखबार ने पूरी तफसील के साथ, पाकिस्तान में तो चौधरी निज़ामुद्दीन किसी को ना छापने देता है ना बात करने देता, लेकिन गार्डियन अखबार ने 6 जजेस के ख़त को पूरे का पूरा छाप दिया है और एक एक बात बताई है कि किस तरीके से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जजेस पर प्रेशर डाला कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले दें, और ये फ़ैसले इमरान खान के ख़िलाफ़ देने के लिए उनके ब्रदर इन लॉज़ को उठाया, करंट लगाया, घरों के अंदर कैमरे लगाए, क्रैकर्स फेंके, हर तरह का जुल्म जजेस के ऊपर किया गया। एक एक छोटी से लेकर बड़ी तफसील तक गार्डियन ने छाप दी है। चौधरी निज़ामुद्दीन की पूरी दुनिया के अंदर जागसाई हो रही है, लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन को यह लगता है कि पाकिस्तान में क्योंकि लोग ज़्यादा अंग्रेज़ी समझते नहीं, गार्डियन में और वैसे भी दूर बेइज्जती हुई हो तो उसका क्या, कौन सा अपने मोहल्ले के अंदर बेइज्जती हुई है, तो इसलिए बहरहाल ये गार्डियन ने स्टोरी की है जी। उसके बाद अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इमरान खान के इस टाइम केसेस को डील किया जा रहा है, हर तरफ से इल्तवा करने की कोशिश की जा रही है। जो मोअज़्ज़ज़ जज थे ताहिर अब्बास सिपरा, उनको अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनका तबादला कर दिया गया है, जिस वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी की जो ज़मानतें थी उनमें डिले हो गया और उनको अभी ज़मानत नहीं मिलेगी। उसके साथ ही मतनाज़ ट्वीट उसको कहा जाता है, जैसे पता नहीं वो कोई मतनाज़ बोर का असला है असल में, तो उसमें जनरल बाजवा से ये सवाल पूछा था आज़म सवाती साहब ने कि आपने ये सारे करप्ट टोले को ड्राई क्लीन किया और लाकर बिठा दिया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं इन करप्ट्स को सपोर्ट करने पर, ये वो ट्वीट था। बहरहाल उसमें आज़म सवाती साहब की 20 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत जो है वो हो गई है, ताकि अब वो इस्लामाबाद, पहले वो केपी वगैरह में थे, अब वो इस्लामाबाद में भी आ सकेंगे, ये अच्छी बात है। पीआईए के तमाम कर्जा जात जो हैं वो अवाम अदा करेगी और उसके बाद पीआईए को बेचा जाएगा। जी हाँ, किसी सज्जन मित्र को पीआईए बेचनी है, जिस तरीके से पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स बेचे गए, एमसीबी से लेके दूसरे बड़े बड़े बैंक्स को बेचकर आपको पता है कि पाकिस्तान के कौमी एहसासों को कौड़ियों के भाव पहले बेचा गया, इसी तरीके से अब पीआईए को भी बेचा जा रहा है और देना किसी दोस्त को है जहां से माल बनाना है इन्होंने, लेकिन उसके ऊपर जो अरबों रुपए का कर्जा है वो आप अदा करेंगे, उस कर्जे की जिम्मेदारी अब अवाम को दे दी है। ये कारनामा है SIFC का और दूसरों का। अब कर्जा आप अदा करेंगे और उसके बाद लोशे कोई और उड़ाएगा, तो पीआईए का कर्जा अब पाकिस्तानी अवाम अदा करेगी, कोई और अदा नहीं करेगा। अच्छा जी, अहमद मीर साहब की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि कहते हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी वरना मोराल डाउन हो जाएगा। उनके कहने का मतलब यह है कि फौज के दायरे में ये कहा जाता है कि अगर साबका आर्मी चीफ जो कि जनरल बाजवा है उनके खिलाफ अगर किसी किस्म की कार्रवाई की गई उनकी रॉन्ग डूइंग्स के ऊपर, तो फौज का मोराल कम हो जाएगा। जिस पर अहमद मीर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए? ये क्या बात हुई कि साबका आर्मी चीफ अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मोराल डाउन हो जाएगा? ये इसका मतलब है वो कानून से बालातर हैं या उनके लिए कोई अलग कानून रखा जाए? मैं अहमद मीर साहब से इस बात पे एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर मोराल तो दूसरों का भी डाउन होता है। जो कुछ जिस तरीके से इमरान खान को गिरेबान से पकड़ा गया, बगैर किसी कसूर के, और धक्के दिए गए और वकला को मारा गया और वहाँ इमरान खान साहब पर भी तशद्दुद करने की कोशिश की गई, उस सारी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का मोराल डाउन नहीं होता? जब भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई तब मोराल डाउन नहीं हुआ पाकिस्तान का कि एक कौमी लीडर को फांसी दे दी गई थी? तो बहरहाल जिसने भी कसूर किया हो उसका एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ साथ अहमद मीर साहब ने यह भी कहा है कि फैसल वाडा या काकड़, इन दोनों में से किसी एक को चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह पहले ही बता चुके हैं, आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें बनने दिया है। ये चीज़ें आप पहले ही सुन चुके हैं। अच्छा जी, अगली खबर लाहौर से है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के केसेस के अंदर मज़ीद ज़मानतें हुई हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जेलों के अंदर हैं जिनकी ज़मानतें नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे वर्कर्स की ज़मानतें हो गई हैं।
अच्छी खबर है, उनको हम मुबारकबाद देते हैं, ईद अपने घर करेंगे। लेकिन ये जो 1 साल उन्हें जेलों में रहना पड़े, इसका पता नहीं कौन हिसाब देगा, क्योंकि ये बेकसूर लोग हैं। इस सारे झूठे ड्रामे जिसको अब आपके सामने हम नहीं, नून लीग के जावेद लतीफ़ भी कहते हैं कि 9 मई झूठी तौर पर मोहसिन नकवी ने करवाया था। तो अब इस झूठे केस के अंदर मासूम लोग, गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो 1-1 साल से जेलों के अंदर है। इसका हिसाब अगर दुनिया में किसी ने ना दिया तो फिर अल्लाह की ज़ात ज़रूर देगी। अच्छा जी, पिलडाट एक पाकिस्तान का बड़ा इदारा है। आपको पता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर काम करता है। बहरहाल मैं माजी में उन पर तनकीद भी करता रहा हूँ, अभी भी करता रहूँगा जहाँ वो गलत बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये एक अच्छी खबर दी है, और वो उन्होंने खबर दी है कि सलमान अकरम राजा का जो हल्का है उसके उन्होंने फॉर्म 45 का जायज़ा लिया है और तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लिया है। और ये अब हम नहीं कह रहे, ये पिलडाट कह रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि जायज़ा लेने के बाद पता चला है कि 56,000, जी हाँ, 56,000 वोट ही सलमान अकरम राजा का गायब कर दिया गया है, गिना ही नहीं गया, किसी गिनती में ही नहीं लाया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या मामलात किए गए, कितनी बड़ी धांधली जो है, नंगी धांधली की गई है, जिसके बारे में बताया है अब पिलडाट ने। अच्छा जी, अगली खबर गोजरा से रखेंगे। टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा, वहाँ पर मलक वसीम नामी सहाफ़ी को नून लीगी गुंडों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। मलक वसीम का कसूर ये था कि वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रॉडकास्ट उन्होंने कर दी थी। उसामा हमज़ा जो MNA हैं, M हमज़ा मरहूम के बेटे हैं और MNA हैं गोजरा से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ब्रॉडकास्ट करने पर मलक वसीम साहब को तशद्दुद किया गया, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और चलते चलते जैसे आपको बताया कि 4 लोगों ने घंटा बजाया है। आज काजी फ़ाइज़ ईसा का हम भी बजाने की कोशिश करते हैं, आल्दो के असर नहीं होगा। काजी फ़ाइज़ ईसा से कहते हैं कि इसके ऊपर सो मोटो लें या एक्शन लें कि सहाफ़ी के साथ ये क्या सलूक किया गया। लेंगे वो नहीं, ये पक्की बात है, लेकिन हमारा काम था आवाज़ उठाएं और ये बताएं कि ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर एक दिन पुरानी खबर है, हम आपसे शेयर नहीं कर सके थे, खबरें बहुत ज़्यादा होती हैं, कई खबरें ऐसी हैं जो रह जाती हैं, तो ये एक दिन पुरानी खबर थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वो ये कि एक्स ट्विटर जो बंद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुकूमत ने ये कहा है कि सिक्योरिटी की वजह से, मुल्की सिक्योरिटी, सलामती की सिक्योरिटी की वजह से एक्स को बंद किया गया है। ये सिक्योरिटी भी हमारी रेशमा ही है, बहुत ही नाजुक है ये, जो ट्विटर से और एक्स से भी मुल्क की सिक्योरिटी ख़तरे में आ जाती है। ये कोई मतलब मैं क्या कहूँ इस सिक्योरिटी को। तो ये जो सिक्योरिटी बानो है, ये क्योंकि ख़तरे में आ गई थी तो इसलिए एक्स को बंद कर दिया गया है। तो अब जज साहब भी किसी तरीके से सिक्योरिटी बानों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि एक्स चल सके। बहरहाल जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सख्त क्लास ली है, लफ्ज़ों में, बाकी उन्होंने क्लास क्या लेनी है। उन्होंने कहा कि सारी हाई कोर्ट्स एक्स का मुकदमा सुन रहे हैं, देखते हैं कौन इसका पहले फैसला करता है। मतलब कि मुकाबला हो रहा है सारी हाई कोर्ट्स में, फैसला किसी ने नहीं करना अल्लाह का नाम लेके। और लंबी तारीख दी है आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस में, और सेक्रेटरी दाखिला को भी अब बुला लिया है। लेकिन जो बात उन्होंने वहाँ कही है कि सिक्योरिटी थ्रेट था, जॉइंट सेक्रेटरी खारजा ने कहा है, उस वजह से हमने एक्स बंद किया। और सोचिए रमज़ान के महीने में डंटोनक वाले भाई साहब और इसाक डार दोनों झूठ बोलते रहे माजी में। इसाक डार भी कहते रहे कि ट्विटर बंद नहीं है, वाईफाई पे ट्वीट हो जाता है, और डंटोनक भी कहते रहे कि ट्विटर बंद नहीं है। तो आप सोचिए कि ये रमज़ान के महीने में जो शयातीन हमें मिले हुए हैं, किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, और नंगा झूठ बोलते हैं, बग़ैर कोई बात सोचे समझे और बग़ैर ये सोचे हुए कि अवाम इनको देख रही है। और इस तरह के जब ये झूठ बोलेंगे तो इनका ओवरऑल इमेज जो है ये अपना ख़राब कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी तक इतनी खबरें, और भी कुछ खबरें जो होंगी वो अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतनी है। आज मैंने एक पंजाबी व्लॉग किया जिसमें आपको बताने की कोशिश की है भुट्टो साहब के बारे में थोड़ा सा, कि उनका बैकग्राउंड क्या था और वो किस तरीके से इन दफ्तरों तक पहुँचे, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा कैसे बने, किस तरीके से धांधली के अंदर सब कुछ उनका किरदार था, और फिर किस तरीके से ये तमाम चीज़ें चौधरी निज़ामुद्दीन ने उनके साथ की। तफसीली तो हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर वो आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन इस पंजाबी व्लॉग में कुछ हिस्सा हमने उसका डिस्कस किया है। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।